नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 का तृतीय पाठ नादान दोस्त इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने नादान दोस्त इस पाठ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम इसका अभ्यास एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से हम उनका आंसर देंगे और भाषा की बात को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भाषा की बात दी गई है वो बहुत ही अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? ठीक है, तो सिंपल बात, सरल है। आपको पता ही है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा क्या सोचते थे, उनके मन में किस तरह के सवाल उठते थे, है ना। केशव और श्यामा अपने ही मन में अंडे कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, उनका कलर कैसा होगा, उनका घोंसला कैसा होगा, क्या खाते होंगे, किस तरह उड़ते होंगे, है ना। इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करते थे, आपस में सवाल जवाब किया करते थे। ठीक है, और क्योंकि उनके पास जवाब देने वाला कोई नहीं था, मम्मी थी, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं था, पापा थे, उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं था, इसलिए वो आपस में ही सवाल जवाब दिया करते। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उड़ेंगे कैसे, है ना, चिड़ियों का घोंसला कैसा होगा, जवाब भी कौन देता, माता को काम धंधे से फुर्सत नहीं होता था और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे, इसलिए दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तसल्ली दे लिया मतलब तसल्ली देना और तसल्ली लेना। ठीक है, दोनों आपस में देना और लेना करते। 2 नंबर का प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? ठीक है ना, ये भी बहुत सरल है। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाया और उसको कार्निस में क्यों रखा? आपको पता है कि वो चिड़िया के लिए कुछ खाने पीने की और उनके लिए सुरक्षित जगह प्रदान कर सकें, है ना, और चिड़िया की देखभाल वो अच्छे से कर सकें, इसलिए उन्होंने ऐसे किया था। पर हुआ उल्टा। तो केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखे थे जिससे कि वे चिड़िया को तथा अंडों को और ज़्यादा आराम से रख सकें, दोनों की हिफाजत मतलब सुरक्षा कर सके। ठीक है, 3रा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? बताइए, आप खुद बताइए। केशव ने और श्यामा ने चिड़िया के लिए उनकी रक्षा की या नादानी की? एक तरह से उन्होंने सोचा था कि हम चिड़िया के लिए कुछ अच्छा करें, चिड़िया की रक्षा करें, पर वैसा हुआ नहीं। वो चाहते तो थे चिड़िया की रक्षा करने के लिए, पर उनका जो व्यवहार था वो नादानी में परिवर्तन हो गया। वो कैसे बता रहे हैं? उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाए वे उनके हिसाब से बहुत ठीक थे, है ना। वे तो उस चिड़िया के लिए अच्छा ही करना चाहते थे, मगर वे चिड़िया के स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा की गई रक्षा ने नादानी का रूप ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो चिड़िया के लिए अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, पर चिड़िया के स्वभाव को जानते नहीं थे। क्योंकि चिड़िया, अगर कोई व्यक्ति चिड़िया के अंडों को छू लेता है तो चिड़िया उससे सहती नहीं है ना। तो ऐसे जो स्वभाव हैं चिड़िया के, उनको श्यामा और केशव नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने जो किया वो एकदम उनके हिसाब से सही था, फिर भी वो क्या हुआ, नादानी का रूप ले लिया। ठीक है, कहानी से आगे देखिए। 1 नंबर का प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? चलिए, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं, फिर भी मैंने कुछ लिखा है। केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किसी काम धंधों से फुर्सत नहीं थी किसी को, है ना, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस जगह यदि मैं होता तो मैं भी अनुमान लगाता, लेकिन अपने माता पिता से पहले इन सब के बारे में जानकारी ले लेता। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इसका उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था।
यदि वे इस सब के बारे में बताते तो माँ उन्हें भरी दोपहर में निकलने नहीं देती। प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? बताइए, खुद सोचकर बताइए। चलिए, इसका उत्तर है प्रेमचंद्र ने इस पाठ का नाम बड़े सोचकर नादान दोस्त रखा था। यदि मैं इस जगह होता तो मैं इस पाठ का नाम बचपन की नादानियाँ रखता। ठीक है, तो आप इससे अन्य भी बहुत सारे नाम रख सकते हैं, आप सोच लीजिए। ठीक है, भाषा की बात है, भाषा की बात तक पहुंचने से पहले हम अनुमान और कल्पना को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अनुमान और कल्पना 1 नंबर का प्रश्न है। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। ठीक है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर बरसात का दिन होता तो जैसे वो सूरज के छाँव के लिए जिस तरह से उन्होंने टोकरी रखा था वो नहीं करते, है ना। इस तरह से बहुत सारे काम है, आप सोचिए। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं है दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो, है ना। क्योंकि चिड़िया को लगा कि वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो कहीं दूसरे जगह पर चले गए। और कहाँ गए होंगे इसके बारे में आप कह सकते हैं किसी और घर में या किसी पेड़ में या कहीं जंगल में कहीं दूर, है ना। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है तो आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं भाषा की बात में। देखिए भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। देखिए ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। ठीक है, तो श्यामा माँ से बोली, मैंने, तो मैंने मतलब वहाँ श्यामा। ठीक है, और आपकी मतलब माँ, समझ गए ना। तो जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कहने वाली बात है और ठीक है ना, मैंने और आपकी ये दोनों एक सुन रही है तो एक कह रही है ना। तो माँ कह रही है तो ये वाक्य तो सेंटेंस तो श्यामा कह रही है, पर श्यामा ने माँ की बात जो माँ ने कही है उसको सुन ली, है ना। तो यहाँ पर किसी दूसरों की बात जब की जा रही है तो यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब अन्यों को जब बात, सर्वनाम जब किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं तब हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। ठीक है, तीनों प्रकार के जो सर्वनाम है उनको नीचे आपको रेखा खींचना है। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहले आपको दिखा रहे हैं अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो ये तीनों ही सामान्य रूप से तीनों को ही पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर भी नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ठीक है, और तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी, है ना, ये उनकी भी उन 2 आदमी है तो उन्हीं को संकेत कर रहा है, इसलिए ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। और पास आकर उसने, ठीक है, तो वह आदमी जो आ रहा था उसके लिए प्रयुक्त है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं हुआ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने हैं, समझ गए। नीचे देखते हैं, देखिए जैसे उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप और मुझे। ठीक है, तो इतने यहाँ पर है। तो ये कौन कौन है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं और मुझे। जब हम खुद की बात या हम ऐसे बात होते हैं, आई अथवा मी, ठीक है, तो इसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है ना, मैं। और मध्यम पुरुषवाचक तुम, आप, ऐसे जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। और उसके अलावा जो बचे हैं सब अन्य पुरुषवाचक में आते हैं, जैसे उन्होंने, उनकी, उसने। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो इसमें मैं और मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और उन्होंने, उनके और उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तगड़े है और मसालेदार और बड़ा अंडा इत्यादि जो शब्द हैं ये क्या हैं?
देखो तगड़े बच्चे में तगड़ा जो शब्द है बच्चे की विशेषता बता रहा है, और मसालेदार जो शब्द है, सब्जी कैसी है, मसालेदार है, तो इसकी विशेषता मसालेदार शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। और अंडा कैसा है, बड़ा है, तो बड़ा इस शब्द के द्वारा अंडा की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये शब्द विशेषता बताते हैं इसलिए विशेषण है, और गुण विशेषता में भी गुण बता रहे हैं, है ना, यानी गुण बता रहे हैं, अर्थात बच्चे किस प्रकार के हैं, बच्चों का गुण कैसा है, तो तगड़े। सब्जी का गुण स्वरूप, देखो जहां पर स्वरूप की बात आएगी वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब सब्जी का स्वरूप बताया जा रहा है, अंडा का स्वरूप बताया जा रहा है ना, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। गुणवाचक विशेषण में अच्छे गुण भी आते हैं और बुरे गुण भी आते हैं। जैसे अगर हम बड़ा अंडा की जगह पर हम बेकार अंडा रख देते तब भी वह गुणवाचक विशेषण बन जाता। तो तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है, तो हम कुछ लिख दे रहे हैं। सुंदर माला, तो सुंदर माला में सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो हमने माला एक विशेष्य और सुंदर विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि माला की विशेषता सुंदर द्वारा बताया जा रहा है। माला कैसा है, सुंदर। तो नेहा ने गले में सुंदर माला, नेहा के गले में सुंदर माला थी, तो ये सेंटेंस हुआ। लाल गुलाब, तो लाल एक गुणवाचक विशेषण है और गुलाब विशेष्य है, तो गुलाब कैसा है, लाल है। ठीक है ना, तो हमने इसके द्वारा यहाँ पर लाल विशेषण बता दी। तो पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। पूजा करने के लिए लाल गुलाब का हार अर्थात माला बना दो। ठीक है, अब देखो गरीब लड़की, तो लड़की विशेष्य और गरीब गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि लड़की का स्वरूप बताया जा रहा है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है गरीब शब्द के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए गरीब हुआ गुणवाचक विशेषण। तो गरीब लड़की ठंड से कांप रही थी। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस हमने बना दिया। आगे चलते हैं, देखिए दयालु सेठ, तो सेठ मतलब अमीर आदमी, जो सेठ विशेष्य हुआ और कैसा है वो, दयालु है। तो सेठ की विशेषता दयालु शब्द के द्वारा बताई जा रही है। तो दयालु एक क्या है, विशेषता, विशेषण शब्द हुआ और गुणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। समझ गए। 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए केशव ने झुंझलाकर कहा, तो यहां पर झुंझलाकर शब्द एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, केशव रोनी सूरत बनाकर, ठीक है, तो यहां पर बनाकर हुआ वो सूरत बनाकर, है ना। तो बोला केशव घबराकर, इसमें घबराकर हुआ, और केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर, यहाँ पर टिकाकर हुआ, और श्यामा ने गिड़गिड़ाकर, यहाँ पर गिड़गिड़ाकर। ये शब्द क्या है, सब क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है, इसको रीतिवाचक विशेषण भी बोला जाता है। जो क्रिया विशेषण है उनको रीति, मतलब रीति उनको बोलते हैं जो क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, तो जो क्रिया किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में जो शब्द बताता हो उसको हम रीतिवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब एक बात बता रहे हैं, केशव घबराकर उठा, तो उठने की क्रिया कैसी है, अर्थात वो उठा, ठीक है, पर कैसे, हाँ बताइए, तो कैसे उठा, तो घबराकर उठा। तो घबराकर उठने की जो बात है इसी को हम बोलते हैं रीतिवाचक, अर्थात क्रिया, जो उठना एक क्रिया है, उठने की ये एक प्रक्रिया है, उस क्रिया रूप उठने में, उठने की क्रिया कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो घबराकर उठ रहा है ना, तो उठने की क्रिया घबराते हुए हो रही है, तो वो क्रिया का स्वरूप कैसा है इसके बारे में घबराकर इस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए रीति मतलब स्वरूप, स्वरूप जब बताया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए यहाँ है, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। ठीक है, अर्थात जो भी क्रियाओं किस प्रकार हो रही है उसके बारे में ये शब्द बता रहे हैं। जैसे घबराकर उठा, तो उठने की क्रिया कैसे हो रही है, घबराकर हो रही है ना। तो कर वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, तो कर वाले शब्द, जहां पर भी कर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें पता लगता है कि वे क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रिया से पहले आते हैं। जैसे यहीं पर देखिए आप, गिड़गिड़ाकर, यहां पर गिड़गिड़ाकर है तो कर इसमें लगा है ना, तो ये कहा अर्थात कहना, कहना एक क्रिया है। तो कहना जो क्रिया है उसके ठीक पहले ही आ रहा है। तो देखिए टिका कर, यहां पर भी कर लगा है,
तो ये कहा, कहना एक क्रिया है, इसका ठीक पहले आ रहा है। घबरा कर, यहाँ पर कर लगा है तो ये पूरा क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि उठा, उठना एक क्रिया है, क्रिया से ठीक पहले आया है ना। तो इसमें जैसे बनाकर, यहाँ पर कर है तो ये बनाकर, सूरत बनाकर, ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि बोलना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया के ठीक पहले ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्रिया से ठीक पहले कर आता है तो हमें उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे कुछ हमें लिखना है, झुंझलाकर। ठीक है, झुंझलाकर, झुंझलाना एक क्रिया विशेषण है। वो कैसे होता है, तो अमर ने झुंझलाकर खिलौने फेंक दिए। ठीक है ना, अमर जो है उसने झुंझलाकर अपने खिलौने फेंक दिए, मतलब गुस्से होकर। बनाकर, माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए, तो यहाँ पर बनाकर हुआ, देना एक क्रिया है, क्रिया के ठीक पहले आ गया कर, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। खिलौने फेंक दिए, तो फेंक देना एक क्रिया है, इसके पहले आ रहा है ना। तो घबरा कर, सभी जगह नहीं आते, कहीं कहीं अपवाद भी होता है। तो घबरा कर, देखिए घबरा कर एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि राज अक्सर घबरा कर झूठ बोल देता है। ठीक है ना, तो झूठ बोलने की बात क्रिया है, इससे पहले घबरा कर आ गया। तो टिका कर, लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिका कर रख दिया, तो रख देना क्रिया है, उससे पहले टिका कर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिड़गिड़ाकर, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था, है ना, समझ गए आप। नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। प्रेमचंद्र ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है सत्याग्रह, उसके कुछ अंश नीचे दिया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विराम चिन्ह दिया नहीं है, हमको विराम चिन्ह जगह जगह पर देना है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसमें विराम चिन्ह के बिना है, हम नीचे विराम चिन्ह लगाकर दिए हैं आपको, आप किताब में देखिए, और विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है उसकी जगह पर आप लगाइए। ठीक है, तो उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, ये वाला। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह है। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, तो 11 बज चुके थे, तो यहाँ पर आप इस चिन्ह को लगा देंगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहाँ इसको लगाएंगे और ये इसको पूर्ण विराम बोलेंगे। ठीक है, पंडित जी ने बुलाया, ये डैश, खोमचे वाले, विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, फिर ये यहाँ पर खोमचे वाले बुला रहा है, और खोमचे वाला जब कहता है तो खोमचे वाला डैश, कहिए क्या दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लगाई ना, ठीक है, ये चिन्ह। अन्न जल, ठीक है ना, ये क्या है, योजक चिन्ह बोलते हैं ना इसे। दो शब्दों को आपस में, जब अन्न और जल, अन्न जल आपने समास में पढ़ा था, द्वंद्व समास में, जब दो शब्द हम एक आपस में जोड़ देते हैं तो समास होता है। तो अन्न और जल, तो और की जगह पर ऐसा चिन्ह आता है जिसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो छोड़ना, अन्न और जल छोड़ना तो साधुओं का काम है। ठीक है, तो ये अर्ध विराम चिन्ह आ गया, और हमारा आपका नहीं, ये पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। ठीक है, इसको अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। तो मोटेराम, तो ये विस्मयवाचक चिन्ह है, तो इसमें संबोधन किया जा रहा है। अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम आ गया। ठीक है, चाहे तो महीने पड़े रहे और भूखे ना लगे, तो यहाँ भी पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। ठीक है, और तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। और देखो तो वहाँ क्या रेंग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, मुझे भय होता है। ठीक है ना, पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जान लिया। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत के बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे और नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।